Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक देख रहे थे वो ट्रांसफार्मर था। तो ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा तो उसका आंसर था कि ट्रांसफार्मर जो है वह परस्पर प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, परस्पर प्रेरण क्या है, इसके लिए हमने उसको इसके पहले वाली वीडियो में उस चीज को बखूबी समझाया है कि पारस्परिक प्रेरण क्या है, वह क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये क्या है। आज जो बारी है, अब ट्रांसफार्मर में सिर्फ परस्पर प्रेरण बोलने से तो काम नहीं होगा, उसमें और भी चीजें हैं जो ट्रांसफार्मर की और भी क्रियाविधि है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और बेहतरीन रहेगा। चलिए आगाज करते हैं वीडियो के पहले पॉइंट का, है ना। ट्रांसफार्मर परस्पर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हम लोग देख चुके थे, परस्पर प्रेरण क्या है ना, कि जब किसी एक दो कुंडली हो, अगर दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में हो, एक में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे में जो है विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह घटना परस्पर प्रेरण कहलाती है। अब देखिए, एक परतदार नर्म लोहे की आयताकार रॉड, अब ट्रांसफार्मर बनाई कैसे जाती है उसके बारे में कुछ बात हो रहा है। देखिए, आपने देखा होगा एक जो है आयताकार बॉक्स टाइप का रहता है ना, और उसमें जो है दो कुंडली अलग अलग जो है, एक इस तरफ और एक इस तरफ लगी होती है, इस पर जो है कॉइल लपेटे हुए होते हैं। ऐसा टाइप का संरचना आपने ट्रांसफार्मर का देखा होगा। तो वही बोला, एक परतदार नर्म लोहे की आयताकार रॉड, है ना, एक आयताकार रॉड, नर्म लोहे की आयताकार रॉड होती है, जिसको आप लोग कहते हैं लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन रेक्टेंगुलर कोर। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन रेक्टेंगुलर कोर अर्थात एक परतदार नर्म लोहे की आयताकार रॉड पर आमने सामने दो कुंडलियां लपेटकर ट्रांसफार्मर बनाई जाती है। तो अब देखिए, मूल जो एक आयताकार बॉक्स हुआ और इसके ऊपर क्या किया, दो कुंडली जो है इसके ऊपर लपेट दी गई। तो यह एक ट्रांसफार्मर की संरचना होती है। यह इतना दूरी पर होता है कि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चीज का ध्यान रख करके उसको एडजस्ट किया जाता है। तो वही कहा कि एक परतदार नर्म लोहे की आयताकार रॉड पर आमने सामने दो कुंडलियां लपेटकर ट्रांसफार्मर बनाई जाती है। अगला देखिए, एसी स्रोत से जुड़ने वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसको आगे वीडियो में पढ़ा है हम लोगों ने कि जो एसी सोर्स से जो जुड़ेगा, जिस कुंडली में, जैसे मान लीजिए यह कुंडली ए नाम दिया हमने इसको और इसका कुंडली बी है। अगर कुंडली ए को यहां हम एसी सोर्स से जोड़ेंगे, है ना, एसी सोर्स से, एसी के स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से अगर हम इसको जोड़ेंगे इस कुंडली को, तो इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी कुंडली। जिसमें प्राइमरी जो है आपका प्राथमिक कुंडली हो जाएगा, जिससे कि हम एसी को, प्रत्यावर्ती धारा को जिस कुंडली में कनेक्ट करेंगे पहले, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाए आपका प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी कुंडली उसको कह सकते हैं या प्राथमिक कुंडली कह सकते हैं, प्राइमरी क्वाइल कह सकते हैं, इसमें कि जुड़ा एक बात। और दूसरी तरफ जो क्वाइल है वह बाहरी तार से जुड़ा होगा। यह आपका कह सकते हैं कि जैसे इनपुट हुआ और इस तरह आउटपुट भी आप कह सकते हैं। तो जो बाहरी स्रोत से जुड़ा होगा, वह क्या, बाहरी स्रोत से जो जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो ये जो बी हो गया ये सेकेंडरी क्वाइल हो गया, और जो ए हो गया ये प्राइमरी क्वाइल हो गया। अर्थात जिस तरफ से, जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को जोड़ेंगे पहले, जिसमें इन करवाएंगे करंट को, वह प्राइमरी क्वाइल होगी, और जो बाहरी परिपथ से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको सेकेंडरी क्वाइल बोलेंगे। तो वही कहा, एसी स्रोत से जुड़ने वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी क्वाइल, एवं बाह्य परिपथ से जुड़ने वाली कुंडली को द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी क्वाइल कहा जाता है। ठीक हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, क्या समझ लिए, क्वाइल। अब देखिए, यदि ट्रांसफार्मर की, अब यहां पर समझना है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर जो दो क्वाइल है ना, यह जो कुंडली है दो क्वाइल की, ये जो दो क्वाइल है प्राइमरी सेकेंडरी, ए और बी हम नाम देते हैं इसको, इसमें तारों की फेरों की संख्या, मतलब कि इसमें तार की जो लपेटों की संख्या है, उससे जो है ट्रांसफार्मर का पावर भी अलग अलग जो है डिफाइन होता है। वो कैसे होता है उसी को समझेंगे हम। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या एनपी, किसी भी संख्या को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो ये एन हो गया। अब पी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी क्वाइल हुआ उसके लिए हमने पी यूज किया। तो जो प्राइमरी क्वाइल में तारों की संख्या हो गई, उसको फेरों की संख्या हो गई, उसको हमने क्या कहा, एनपी। और अगर इसमें तारों की संख्या होगी तो प्राइमरी क्वाइल का, इनके सिरों का विभवांतर भी कुछ होगा, तो उसके विभवांतर को क्या लिखा, वीपी, वी फॉर विभवांतर मान लीजिए, और पी फॉर जो है प्राइमरी क्वाइल का। तो यहां पर एनपी और वीपी, एनपी हो गया प्राइमरी क्वाइल में तारों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, तार के फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल एनपी, है ना। नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जो है ये फर्स्ट वाला क्वाइल जो है प्राइमरी क्वाइल, वीपी। तो एक को एनपी से और एक को वीपी से हमने डिनोट किया।
NP हो गया तार के फेरों की संख्या, और VP हो गई प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल के सिरों पर विभवांतर जो होगा वह VP, V फॉर पोटेंशियल, मतलब V फॉर मान लीजिए विभवांतर, अब P से हो गया प्राइमरी। इसी तरह से जो दूसरा कॉइल है B, उसमें भी दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या हमने NS मान लिया, N तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और S क्या हो गया, सेकेंडरी, S फॉर सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी कॉइल के लिए हमने NS रखा, और सेकेंडरी सिरों का जो विभवांतर है उसको हमने VS रखा। इसी के तर्ज पर प्राइमरी में होगा तो NP, सेकेंडरी में हो गया तो NS, प्राइमरी में विभवांतर VP और सेकेंडरी कॉइल पर विभवांतर VS। तो ये आप समझ गए, प्राइमरी, NP और सेकेंडरी ये हमने रखा। अब देखिए क्या होता है, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए VS बटे VP, VS का मतलब हो गया S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी, मतलब कि सेकेंडरी जो कि द्वितीयक है, ये है द्वितीयक कुंडली है या सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल का विभवांतर बटे प्राइमरी कॉइल का विभवांतर बराबर सेकेंडरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या बटे प्राइमरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या बराबर R। R को एक परिनमन निष्पत्ति कहते हैं। R जो हुआ, इस R को क्या बोलते हैं, परिनमन निष्पत्ति कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। R को, यह जो स्मॉल r है, इस R को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहां पर समझिए, अगर यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आदर्श ट्रांसफार्मर आप किसको मानेंगे, तो आदर्श ट्रांसफार्मर हम तब मानेंगे कब, जब जो सेकेंडरी सेल का विभवांतर है और जो प्राइमरी सेल का पोटेंशियल है। देखिए ये जो प्राइमरी सेल, सॉरी गलती हो रहा है, ये जो प्राइमरी कॉइल का जो विभवांतर है बटे, है ना, सेकेंडरी कॉइल का जो विभवांतर है बटे प्राइमरी कॉइल का जो विभवांतर है, उसका अनुपात बराबर जो सेकेंडरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या है और जो प्राइमरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या है, दोनों का अनुपात बराबर है, और इसके अनुपात बराबर कौन हो गया, R, और R को क्या कहा गया, परिनमन निष्पत्ति या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए, अब यहां पर R जो बराबर R हो गया, अगर यदि VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर R हो गया तो यह एकदम सही है, यह एक आदर्श ट्रांसफार्मर हम इसको कहेंगे। कैसे, जो कि सेकेंडरी कॉइल का विभवांतर होगा और जो प्राइमरी कॉइल का विभवांतर होगा उसका रेशियो, अर्थात VS बटे VP का रेशियो, और जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है तारों का वह, और जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है तारों का, दोनों का अनुपात अगर बराबर होता है R के, तो यह क्या कहेंगे, यह ट्रांसफार्मर एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। अर्थात एक ट्रांसफार्मर को ऐसा ही होना चाहिए कि उसके जो सेकेंडरी कॉइल का विभवांतर है और जो प्राइमरी कॉइल का विभवांतर है, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वायर, जितना तारों की संख्या है, और जो प्राइमरी कॉइल में तारों का संख्या है, दोनों का अनुपात बराबर R। तो यह हो गया आपका दोनों का रेशियो। अगर VS बटे VP बराबर NS बटे NP है तो इसका मतलब वह ट्रांसफार्मर क्या है, एक आदर्श वाई ट्रांसफार्मर है, वह एक ट्रांसफार्मर को वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी जो है इस R की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और कभी कभी 1 से कम होता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए दो रेशियो है तो दोनों बराबर हो, कभी कभी क्या होता है कि कोई बढ़ जाता है और कोई घट जाता है। तो इसमें दो केस बनते हैं। एक केस बनता है कि यदि NS NP से बड़ा है, ये जो NS है ये NP से बड़ा है। अब एक बात मान लीजिए, एक बात को समझिए, अगर यह NS जो है, यह NS अगर बड़ा हो जाएगा NP से तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 से क्या हो जाएगा, R का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये वाला बड़ा है ना, जो बड़ा है हम उसको घेर देते हैं, ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, है ना, ये छोटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू 1 से बड़ा होगी कि नहीं होगी? आप 100% कहेंगे जरूर होगी, क्योंकि ऊपर वाला जब अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो R का मान क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। एक केस। दूसरा केस क्या है, जब NP बड़ा हो गया। देखिए हम इसको भी लिखते हैं, जब मान लीजिए NS बटे NP, सॉरी S नीचे होना चाहिए, ये जो NS बटे NP है, अगर P बड़ा हो गया, है ना, P बड़ा हो गया और NS जो है यह आपका छोटा हो गया, है ना, NS छोटा हो गया, तो यहां पर क्या होगी, R की जो वैल्यू होगी वह 1 से कम हो जाएगी। तो दो केस यहां पर बन गया। एक में क्या हो रहा है, R का मान 1 से बड़ा होता है, एक में क्या हो रहा है, R का मान 1 से
छोटा होता है। स्वाभाविक बात है, जब अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो आर का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। आर क्या है, इसके अनुपात का वैल्यू है ना मित्र। तो अगर नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका जो अनुपात है 1 से कम हो जाएगा। तो इस तरह से दो केस यहां पर बनता है। हम इसको मिटाते हैं, आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहां से दो केस बनता है। और देखिए क्या होता है, यदि ns बड़ा हो जाए np से, ये ns बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो क्या हो गया, r की वैल्यू 1 से बड़ा हो गई, अर्थात r इज ग्रेटर देन 1 हो तो vs इज ग्रेटर देन vp। अब देखिए अगर ये अनुपात सेम होता है, इसको बढ़ाएंगे तो ये इसको बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो सेम कंडीशन इस पर भी ना लागू होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि ये सेम है। तो अगर इसको बड़ा करेंगे तो ये भी बड़ा होगा, इसलिए क्या कहा, vs इज ग्रेटर देन vp होगा। मतलब जब ns np से बड़ा होगा तो vs भी क्या होगा, vp से बड़ा होगा। अगर ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला इससे बड़ा होगा, तो यहां से ये वाला जो vs है वो भी vp से क्या होगा, बड़ा होगा। ये कहा, और जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो यदि ns इज ग्रेटर देन np अर्थात r इज ग्रेटर देन 1 हो तो vs ग्रेटर देन vp होगा। अतः ऐसे ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफर कहते हैं, या इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं। देखिए जब रेशियो का मान 1 से ज्यादा होगा तो वह क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और जब इसकी रेशियो का मान 1 से कम होगा तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। देखिए यह तो एक केस हुआ जब ns बड़ा था np छोटा था। यहां पर क्या हो गया, ns छोटा हो गया और np बड़ा हो गया। यहां पर क्या था, ns बड़ा था, यहां क्या हो गया, ns np से छोटा हो गया। ns की वैल्यू छोटी हो गई, ये सही टिक यहां लगेगा। अब क्या हो गया, ns की वैल्यू जो है छोटी हो गई और np क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर np बड़ा होगा ns छोटा हो जाएगा तो रेशियो का मान 1 से कम होगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर भी क्या होगा, vs छोटा हो जाएगा और vp क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाला बड़ा हो गया, r का मान 1 से कम हो गया, तो vs इज लेस देन vp होगा। अब क्या हो गया, ये vs vp से छोटा हो गया। अतः ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब जिसमें रेशियो का मान 1 से कम हो गया उसको हमने क्या कह दिया, अपचाई ट्रांसफार्मर। उसको क्या कहा जाता है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो रेशियो का मान 1 से बड़ा होने पर और रेशियो का मान 1 से छोटा होने पर दो तरह का केस बनता है। एक होता है आर 1 से बड़ा हो गया तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दोनों का रेशियो का मान 1 से कम हो गया तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां से ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार का हो गया, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। एक हो गया उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर। ये जो उच्चाई ट्रांसफार्मर हो गया, और जिसमें कि रेशियो का मान 1 से ज्यादा हो गया, और जिसमें कि रेशियो का मान 1 से कम हो गया वह हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर। और जिसमें रेशियो का मान 1 हो गया तो वो क्या हो गया, आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो हो गया। तो यहां से हम लोग ट्रांसफार्मर का दो प्रकार भी देख लिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर की क्षमता VA अर्थात वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर की क्षमता को किसमें मापी जाती है, तो वोल्ट एम्पियर में। VA मतलब वोल्ट एम्पियर, ट्रांसफार्मर की क्षमता को वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। इसके अन्य बड़े मात्रक kVA है ना, स्मॉल k कैपिटल V और कैपिटल A होता है। kVA किलोवाट एम्पियर एवं MVA मेगावाट एम्पियर भी होते हैं। मतलब कि इसके अन्य बड़े मात्रक, अगर ट्रांसफार्मर के बड़े मात्रक को जानेंगे तो उसमें क्या होगा, kVA आएगा अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर भी होगा, और MVA अर्थात मेगा वोल्ट एम्पियर भी होगा। तो यहाँ पर तीन चीज VA, kVA और MVA तीनों ही क्या है, ट्रांसफार्मर का जो है आप कह सकते हैं मात्रक है। वोल्ट एम्पियर में जो है ट्रांसफार्मर की क्षमता को मापी जाती है। और बड़ा ट्रांसफार्मर है तो उसको किलो वोल्ट एम्पियर में मापेंगे, और भी बड़ा है तो उसको मेगा वोल्ट एम्पियर में मापेंगे। अब है ट्रांसफार्मर केवल AC धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये बात तो आप जान ही रहे हैं, ट्रांसफार्मर जब भी प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए, AC करंट के लिए, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो आज मित्र हमने देखा ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, किसको आदर्श ट्रांसफार्मर कहेंगे, किसको उच्चाई कहेंगे, किसको अपचाई कहेंगे, ट्रांसफर कितने प्रकार का होता है, उनकी यूनिट क्या क्या होती है। तो ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।